गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग प्रशांत। गुड इवनिंग। चलिए तो आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है और आज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के साथ एक टॉपिक और कवर कर लेंगे हम, छोटा सा ही। ठीक है, जिसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। तो दो छोटे छोटे टॉपिक आज कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और साथ में इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। ये वो छोटे छोटे से दो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपके दो से तीन छोटे छोटे पॉइंट्स और बचेंगे और उन्हें डिस्कस करके आपका सिलेबस फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि आज आपकी क्लास हो मंगल और वेडनेसडे तक। ठीक है, मैक्सिमम थर्सडे तक आपका सिलेबस जा सकता है, बाकी आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तीन चार छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे और आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर सारा काम आपका बचेगा। एक बार सारे नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। फिर इसके अलावा, ठीक है, जहां से भी आप थ्योरी पढ़ सकते हो थोड़ा सा वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि 7 से 8 नंबर का जो काम है ये आपको ही करना। और कैसे करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे, ठीक है, उतना ही आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव करेगा। बेसिक सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिक में अगर आपको कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी जब 5 टन तक का कूलिंग लोड होता है, ठीक है, तो इन दोनों का इस्तेमाल हम करते हैं। विंडो एसी का, स्प्लिट एसी का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि आपका 3, 5, 7, 10, 15, ठीक है, ऐसे लोड की अगर बात करता है तो पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम बात करते हैं। और इनसे भी ज्यादा यानी कि लगभग 20 टन तक के लोड की अगर हम बात करें तो इसके लिए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम ही है एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पर लगा होगा। तो बेसिक साइकिल हमने अभी तक जो पढ़ी है, ठीक है, सेम बेसिक साइकिल यहाँ पर भी रहने वाली है। ठीक है, जितने पार्ट्स आपके एक सिंपल बेसिक साइकिल में यानी कि वीसीआरएस में, वीसीआरएस क्या होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, इस प्रणाली में जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं सेम यहाँ पर भी इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। बाकी आज की कहानी को शुरू करते हैं और ये दो टॉपिक आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और मैक्सिमम थर्सडे तक आपका सिलेबस जा सकता है। ठीक है, कोशिश तो पूरी यही रहेगी कि एक दो दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हो गई, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हम पढ़ लेंगे और रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लो, ठीक है, याद आपके कुछ भी ना रहे तो उसका कोई एडवांटेज आपको मिलने वाला नहीं है। तो इतना सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है कि ये काफ़ी है। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लोगे तो आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हमारी एक बेसिक साइकिल होगी और इस बेसिक साइकिल से, ठीक है, बेसिक सिस्टम से हवा को जहां पर कूलिंग आपको प्रोवाइड करानी है, ठीक है, बड़े एक घर की पूरी कूलिंग करनी है अगर हमें, तो देखिए अगर रूम की कूलिंग करनी है तो आप स्प्लिट एसी और विंडो एसी की बात करते हो, ठीक है, लेकिन अगर पूरे घर की कूलिंग आप करना चाहते हो या थोड़े से बड़े स्पेस की कूलिंग आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करते हो। ठीक है,
तो बेसिक जो सिस्टम होगा सेम रहने वाला है। डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पर डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपका जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर से एयर को ले जाने के लिए, ठंडी हवा को ले जाने के लिए, अलग अलग जगह पर एयर को ले जाने के लिए यहाँ पर डक्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस आता है, बाकी सेम कहानी वही रहने वाली है। चलिए देखिएगा, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो सेंट्रल एयर कंडीशनर सर्कुलेट कूल एयर थ्रू ए सिस्टम ऑफ सप्लाई एंड रिटर्न डक्ट। ठीक है, इसमें क्या लगी हुई होती है, डक्ट लगा होता है। ठीक है, डक्ट लगी हुई होती है। डक्ट क्या होती है मैं आपको दिखा चुका हूँ। बेसिकली पाइपिंग अरेंजमेंट होता है ताकि ठंडी हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सके। आपने देखा भी होगा और इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, सेम वही चीजें यहाँ पर भी इस्तेमाल होने वाली है। केंद्रीय एयर कंडीशनर आपूर्ति और वापसी नलिकाओं की एक प्रणाली के माध्यम से ठंडी हवा प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ पर भी होने वाली है। इवापोरेटर के अंदर से रेफ्रिजरेंट जाएगा, गर्म हवा को क्या करेगा, ठंडा कर देगा और ये ठंडी हवा आगे की तरफ सर्कुलेट हो जाती है। रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में गर्म हो जाता है, कंप्रेसर उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक है, और कंडेंसर में जाकर ये एनर्जी बाहर निकल जाती है। बाकी की सेम प्रोसेस यहाँ पर भी रहने वाली है। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पर ठंडी हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए डक्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख सकते हो, ये आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कंडेंसिंग कोयल होगी जो कि एम्बिएंट में हीट का रिजेक्शन करेगी। कंप्रेसर इसमें भी लगा हुआ है, इवेपोरेटर लगा हुआ है, सेम वही चीजें हैं। ठीक है, इनसाइड कंपोनेंट की अगर बात करोगे तो इवेपोरेटर आपका हो गया। आउटसाइड कंपोनेंट की अगर आप बात करोगे तो कंप्रेसर और कंडेंसिंग कोयल यहाँ पर आउटसाइड कंपोनेंट हो गई। ठीक है, तो सेम वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। चलिए अगर कंपोनेंट की बात करोगे तो सेम वही है सब कुछ। इवेपोरेटर कोयल, इवेपोरेटर का काम क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। इवेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट आता है, किस फॉर्म में, ये आपका लिक्विड फॉर्म में आएगा, हीट को गेन करेगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेम वही चीजें यहाँ पर भी रहने वाली हैं। द कोयल कंटेनिंग द कोल्ड फ्रीऑन लिक्विड। ठीक है, इसमें एंटर जो करेगा रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में करता है, लिक्विड फॉर्म में करता है। ओवर विच द वार्म एयर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द होम इज पास्ड। हवा की, कमरे के अंदर की जो गर्म हवा होगी वो कूलिंग कोयल के ऊपर से पास करती है। ठीक है, क्या करेगी, जो रेफ्रिजरेंट है इसे अपनी हीट दे देगी और ये ठंडी हो जाती है। द हीट फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्रीऑन लिक्विड इन द कूलिंग कोयल द एयर बट कॉजेज द फ्रीऑन टू बॉयल एंड टर्न इनटू गैस। ठीक है, और जो आपका रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होगा ये लिक्विड होगा और इधर जो होगा ये आपका गैस यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बेसिक काम होता है इवेपोरेटर का यहाँ पर भी सेम वही रहने वाला है। ठीक है, सेम वही चीजें यहाँ पर भी होने वाली है। फिर इसके बाद बात आती है कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर मैं आपको बता चुका हूं कंप्रेसर क्या करता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और यह एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो होता है वो किसके द्वारा होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका कंप्रेसर के द्वारा ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट कंप्रेसेस द फ्रीऑन गैस टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। यह फ्रीऑन के तापमान को बढ़ाने के लिए फ्रीऑन गैस को संपीड़ित करता है। द कंप्रेसर इज नीडेड टू मेक द टेम्परेचर ऑफ द गैस मच हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर आउटसाइड द होम। ठीक है, रेफ्रिजरेंट के तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है मैं आपको बता चुका हूं, ताकि हीट का रिजेक्शन एम्बिएंट में आसानी से हो पाए। हीट ट्रांसफर तभी तो हो पाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा तापमान में अंतर होगा, उतनी ही आसानी से हीट का ट्रांसफर होने वाला है। तो कंप्रेसर यहाँ पर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट वातावरण में आसानी से हीट का रिजेक्शन कर देता है। ठीक है, घर के बाहर हवा के तापमान की तुलना में गैस का तापमान बहुत अधिक करने के लिए कंप्रेसर की आवश्यकता होती है।
द कंप्रेसर इज द मेन डिवाइस दैट मूव्स। अब ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अगर एग्जामिनर सिंपली आपसे पूछता है कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो किसकी वजह से हो पाता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहा है, इसे मूव कराने का काम किसका होता है, तो ये भी कंप्रेसर का रहने वाला है। ठीक है, तो इस लाइन पर भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस लाइन पर भी थोड़ा अच्छे से फोकस करो, ठीक है, क्योंकि यहां से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। द कंप्रेसर इज द मेन डिवाइस दैट मूव्स द फ्रीऑन थ्रू द सिस्टम एंड इज यूजुअली लोकेटेड नेक्स्ट टू द कंडेंसिंग कोयल। कंप्रेसर मुख्य उपकरण है जो सिस्टम के माध्यम से फ्रीऑन को स्थानांतरित करता है। ठीक है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है इसका लगातार जो फ्लो होता रहता है, यह लगातार बहता रहता है, यह भी कंप्रेसर के द्वारा ही पॉसिबल। अगर कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा तो रेफ्रिजरेंट अपनी ही जगह पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, इसका फ्लो आगे की तरफ नहीं हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसमें भी कंडेंसिंग कोयल लगी होती है। कंडेंसिंग कोयल का क्या फंक्शन होता है आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, वेपर फॉर्म में हीट का रिजेक्शन होगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर भी रहने वाली है। अब इसमें बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो कंडेंसिंग कोयल इसमें भी होती है। कंडेंसिंग कोयल के बाद एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है। एक्सपेंशन डिवाइस क्या करती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन डिवाइस लगी होगी और सेम काम एक्सपेंशन डिवाइस का रहने वाला है जो कि इससे पहले होता है। चलिए आगे बढ़े। तो फिर इसमें ब्लोअर लगे होते हैं। ब्लोअर का क्या फंक्शन होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार यहाँ और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्लोअर फैन यूज्ड टू मूव द वार्म एयर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द होम ओवर द इवेपोरेटर कोइल टू बी कूल्ड देन बैक इनटू द होम। ठीक है, आपने सिंपली देखा होगा जब आप अपने घर के विंडो एसी के सामने खड़े हो गए, ठीक है, तो एक तरफ से इसके अंदर हवा जाती रहती है, एक तरफ से हवा बाहर आती रहती है, तो ये काम ब्लोअर ही कराता है। ठीक है, जो रूम की एयर है इसे सर्कुलेट, रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करा रहा है कंप्रेसर। ठीक है, रेफ्रिजरेंट का पूरे सिस्टम में जो फ्लो रहा है ये कंप्रेसर करा रहा है, और कमरे के अंदर की जो हवा है इसे सर्कुलेट जो कराता है, एक तरफ से एंटर करेगी एक तरफ से एग्जिट करती है। तो इवेपोरेटर कोइल से जो कमरे की हवा को सर्कुलेट करा रहा है ये काम होता है ब्लोअर का। ठीक है, ब्लोअर पंखा घर के अंदरूनी हिस्से से गर्म हवा को ठंडा करने के लिए इवेपोरेटर कोइल के ऊपर ले जाता है, फिर वापस घर में ले जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है ब्लोअर का। चलिए अगला देखिएगा, कंडेंसेंट ट्रे एंड लाइन। ठीक है, capture the moisture that develop on the evaporator coil as the air in the home is cooled. The line direct the water to a plumbing drain. ठीक है, क्या मतलब है इसका, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जो एयर होती है, जो हवा होती है, यह मॉइस्ट एयर होती है, यानी कि इसमें नमी की मात्रा भी होती है। अब जब ये वाटर वेपर होती है, बेसिकली जब आप वाटर वेपर को ठंडा करते हो तो ये कंडेंस होकर पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से जब इवेपोरेटर के अंदर हवा जाती है और इसके अंदर जो वाटर वेपर है, ठीक है, ये कूलिंग कोयल पर जैसी जाएंगी, ठीक है, वहां का तापमान कम होगा, ये कम तापमान पाकर क्या हो जाता है, इनका कंडेंसेशन यानी कि संघनन हो जाता है और ये पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो इस पानी को अलग करने के लिए कंडेंसेट ट्रे एंड लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है कंडेंसेट ट्रे एंड लाइन का। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट अलग है, वैसे तो मैं सारा आपको बता चुका हूं लेकिन ये आपको याद रखना है कि कंडेंसेट ट्रे और लाइन का इस्तेमाल, ठीक है, लाइन का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। जल्दी से देखो एक बार यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बहुत इजी चीजें हैं, अब कुछ ऐसा टफ बचा नहीं है, एक बार ऊपर ऊपर से सारी चीजें हमें कवर करनी है।
और फिर इसके बाद जो मैटर करेगा वो आपकी प्रैक्टिस करेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन उठाओ, लगाते रहो, कुछ नई चीजें मिलती हैं, नई चीजें आपको हमेशा मिलने वाली हैं। ठीक है, तो जो नई चीजें मिलती हैं उन्हें अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, पुरानी चीजों को रिवाइज करो, उनकी प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होता रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे बात करेंगे यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि AHU का। ठीक है, एयर हैंडलिंग यूनिट AHU, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला यहाँ पर फुल फॉर्म ही आती है इसकी, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, AHU की फुल फॉर्म क्या होती है, ए यानी कि एयर, एच की अगर आप बात करोगे तो ये आपका हो गया हैंडलिंग, और यू की अगर आप बात करोगे तो ये हो गई यूनिट। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म ही याद रखनी है, AHU की फुल फॉर्म क्या होती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, चलिए, तो डक्ट वर्क को हटाकर, ठीक है, डक्ट वर्क को हटाकर यानी कि जो डक्ट वर्क होता है इस तरह से, जो आपकी डक्ट्स लगी होती हैं आपने देखी हुई होंगी, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। ठीक है, जनरली रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी डक्ट लगी हुई होती हैं इसे हटाकर बाकी सब आपका जो होता है ये आपका एयर हैंडलिंग यूनिट में आता है। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ए ब्लोअर, ठीक है, आपका इसमें जो ब्लोअर होगा हीटिंग और कूलिंग एलिमेंट्स जो होते हैं यानी कि कूलिंग कोयल जो होती है, फिल्टर रैक्स हवा को साफ करने के लिए जो फिल्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, चैम्बर, डैम्पर्स, ह्यूमिडिफायर एंड अदर सेंट्रल इक्विपमेंट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर फ्लो। ठीक है, हवा के संपर्क में जो और भी बाकी चीजें आती हैं ये सभी क्या होती हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट होती है। इसमें डक्ट वर्क को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या क्या करते हैं इसमें हम ब्लोअर की बात कर रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कूलिंग एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, डैम्पर्स की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिफायर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं ये आपकी एयर हैंडलिंग यूनिट में आती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि क्या डक्ट वर्क को भी एयर हैंडलिंग यूनिट में कंसिडर करते हैं तो आप बोलोगे डक्ट वर्क को एयर हैंडलिंग यूनिट में कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा कि क्या डक्ट वर्क को एयर हैंडलिंग यूनिट में कंसिडर करते हैं तो आप बोलोगे इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई AHU यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे इसमें बात आती है टाइप्स ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनर्स। ठीक है, तो सेंट्रल एयर कंडीशनर्स जो होते हैं इन्हें भी हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। ठीक है, एक आपका इसमें होता है स्प्लिट सिस्टम और दूसरा आपका इसमें होता है पैकेज्ड सिस्टम। ठीक है, एक आपका इसमें कौन सा है, स्प्लिट सिस्टम, और दूसरा इसमें क्या है, पैकेज सिस्टम। तो स्प्लिट सिस्टम और पैकेज सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस आप जानते हो, ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुका हूं, तो सेम बेसिक डिफरेंस यहां पर भी रहने वाला है। स्प्लिट सिस्टम में क्या होता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों अलग होती हैं। ठीक है, यानी कि इंडोर यूनिट की आप बात करते हो तो इसमें आपका आता है इवेपोरेटर कोइल, अगर आउटडोर यूनिट की बात करते हो तो इसमें आपका कंडेंसर और कंप्रेसर आ जाता है। तो सेम चीजें यहाँ पर भी होने वाली है। और अगर आप पैकेज यूनिट की बात करते हो तो इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर ये सभी एक ही जगह पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइप ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनर्स। ठीक है, तो देखिएगा ए सेंट्रल एयर कंडीशनर इज आइदर ए स्प्लिट सिस्टम यूनिट और ए पैकेज्ड यूनिट। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसे दो प्रकार से हम देखते हैं, एक आपका होता है स्प्लिट सिस्टम और एक आपका इसमें होता है पैकेज्ड सिस्टम। In split system, central air conditioners and outdoor metal cabinet contains the condenser and compressor। जो आउटडोर यूनिट है इसमें क्या लगा हुआ है, आउटडोर के अंदर लगा हुआ है कंप्रेसर और कंडेंसर। आउटडोर में लगा हुआ है कंप्रेसर और कंडेंसर। और अगर इंडोर की हम बात करते हैं तो इंडोर में आपका लगा हुआ है इवो। ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशनर के प्रकार, एक सेंट्रल एयर कंडीशनर या तो स्प्लिट सिस्टम यूनिट या पैकेज यूनिट है। स्प्लिट सिस्टम यूनिट, स्प्लिट सिस्टम सेंट्रल एयर कंडीशनर में
एक बाहरी धातु कैबिनेट में कंडेंसर और कंप्रेसर होता है, और एक इंडोर कैबिनेट में वाष्पीकरण करता होता है यानी कि इवेपोरेटर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्प्लिट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पैकेज यूनिट की, तो इसमें क्या है, आपका इवेपोरेटर, कंडेंसर एंड कंप्रेसर सारे एक ही कैबिनेट के अंदर लगे हुए होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है और आप इसे अच्छे से जानते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये कोई खास नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। देखिए इस पॉइंट में क्या है, जैसे कि बच्चे हम पहले से ही जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट जब मैंने आपको कराया था तो मैंने दो तरह के रेफ्रिजरेंट आपको बताए थे। ठीक है, एक आपका होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, एक आपका होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ठीक है, डिफरेंस क्या होता था, कौन कौन से टाइप थे, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी होता है। ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब प्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, ठीक है, जहां पर हवा जो है वो सीधा इवेपोरेटर कोयल से ठंडी की जाती है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा क्या मैंने आपसे कहा है। डायरेक्ट सिस्टम क्या होता है कि जिसके अंदर हवा सीधा इवेपोरेटर कोयल से ठंडी की जाती है, ये आपका होता है डायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट क्या होता है, इवेपोरेटर की जो कोयल होगी वो पानी को या ब्राइन को ठंडा करती है, और फिर इस पानी या ब्राइन का इस्तेमाल हम करते हैं हवा को ठंडा करने के लिए। ये आपका हो जाता है इनडायरेक्ट सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिएगा ध्यान से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। In the direct system, the air from the space to be air conditioned is circulated over the cooling coil of a refrigeration plant in which low pressure refrigerant liquid is boiling. The latent heat of vaporization for the liquid refrigerant is taken from the air being circulated over the coil. ठीक है, सेम वही कहानी लिखी हुई है कि हवा को अगर हम ठंडी करना चाहते हैं तो इसे सीधा हम इवेपोरेटर कोयल पर लेकर जाएंगे। रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, हवा से हीट को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और हवा आपकी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में एक बार देखिएगा। प्रत्यक्ष प्रणाली में वातानुकूलित होने वाली हवा को कूलिंग कोयल एक रेफ्रिजरेशन प्लांट के ऊपर परिचालित किया जाता है, जिसमें कम दबाव वाला रेफ्रिजरेंट तरल उबल रहा होता है, यानी कि उसकी बॉइलिंग होगी। बॉइलिंग होने का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है, बॉइलिंग होने का क्या मतलब है यहाँ पर, उबलने का क्या मतलब है कि जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ये आपका द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और जब बाहर निकलता है तो ये आपका गैस अवस्था में बदल जाता है, यानी कि वेपर के फॉर्म में बदल जाता है। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, देखिए आपका होता है फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं तरल। ये दो पार्ट में होता है। ठीक है, एक आपका होता है इसमें लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं द्रव। ठीक है, और एक आपका इसमें होता है, तो जहां पर भी लिक्विड के लिए तरल लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसे आप अपने आप से ही क्या कर लोगे, द्रव कर लोगे। ठीक है, क्योंकि तरल में लिक्विड और गैस दोनों ही चीजें आती हैं। ठीक है, जनरली जब ट्रांसलेट करते हैं तो ये वर्ड आपका द्रव ही आ जाता है। ठीक है, तरल आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आप इसे लिख सकते हो यहाँ पर, द्रव उबल रहा हो। देखो एक बार जल्दी से यहाँ तक, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा।
सो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंशन डीएक्स सिस्टम। ठीक है, अब अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में बहुत बार सीधा पूछा जाता है। ये भी आपका बिल्कुल पेपर में बहुत बार सीधा पूछा गया। तो दिस इज नोन एज द डायरेक्ट एक्सपेंशन डीएक्स सिस्टम। कभी कभी आपसे पूछेगा कि डीएक्स सिस्टम क्या है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो डीएक्स का क्या मतलब है, डायरेक्ट एक्सपेंशन या सीधा डायरेक्ट सिस्टम, या जहां पर हवा को सीधा कूलिंग कोयल से ठंडा किया जाता है, तो यह आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन या डीएक्स सिस्टम। ठीक है, इनडायरेक्ट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको भी जैसा बताया, ठीक है, कि कूलिंग कोयल से वाटर को या ब्राइन को ठंडा किया जाता है। अब इस वाटर या ब्राइन का इस्तेमाल करके हवा को ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिएगा, in the indirect system chilled water or brine from the refrigeration plant is circulated through the cooling coil located in the air handling unit to cool and dehumidify the room air. Such a system is known as the central chilled water or brine system. ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सेम वही हो गया जैसा कि मैंने आपको भी बताया है। बिल्कुल सारी चीजें वही हैं जो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस एक बार आपको रीड करनी है सारी चीजें, इसके अलावा इनमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो ये तो थी आसान सी थ्योरी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डू लार्ज campuses with many buildings handles their cooling needs। बड़े परिसर, कैंपसेस लिखा हुआ है, बड़े परिसर जिनमें कई भवन हो वे अपने कूलिंग आवश्यकता कैसे पूरी करते हैं। बोलो भाई, क्या आंसर रहने वाला है। पूरे परिवार के लिए एक केंद्रीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। प्रत्येक भवन की अपनी एयर कंडीशनिंग यूनिट होती है। प्रत्येक भवन की हर मंजिल पर खिड़की इकाइयां होती है, यानी कि विंडो एसी लगे होते हैं। या डी कहता है उपरोक्त में से कोई एक। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर, ए पार्ट बिल्कुल सही रहने वाला है। देयर इज ए कैंपस वाइड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। पूरे परिवार के लिए एक केंद्रीय एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ए पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट विच मूव्स द रेफ्रिजरेंट थ्रू द सेंट्रल एयर कंडीशनर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक है जो केंद्रीय एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट को चलाता है। ये कंडेंसिंग कोयल होता है, इवेपोरेटर है, विस्तार वाल्व है, या डी होता है कंप्रेसर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कंप्रेसर जो होता है
यही क्या कराता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराता है। तो डी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ द एयर कंडीशनर यूनिट वर्क्स बट द हाउस इज नॉट कूल, व्हाट मे बी द प्रॉब्लम। यदि एयर कंडीशनर यूनिट चलता है परंतु घर ठंडा नहीं हो तो क्या समस्या हो सकती है। फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फॉल्टी पावर सिस्टम, कंप्रेसर फेलियर, या डी कहता है नन ऑफ द अबव। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम चल तो रहा है लेकिन ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। इसका कारण क्या हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है, तो ए पार्ट बिल्कुल सही रहेगा। अगर बिजली उपकरण में कोई कमी है तब भी आपका सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। कंप्रेसर में कमी है तब भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। ठीक है, सिस्टम चल तो रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है, जो वितरण सिस्टम है इसमें कहीं ना कहीं लीकेज है, इस वजह से ये समस्या हो रही है। ए पार्ट यहां पर सही रहेगा, दोषपूर्ण वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इज ए सेंट्रल एयर कंडीशनर कंडेंसर यूनिट लोकेटेड। आउटसाइड, माउंटेड ऑन ए कंक्रीट स्लैब, बोथ ए एंड बी। ठीक कहता है नाइदर ए और बी। ठीक है, अगर एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो इसका जो कंडेंसर लगा होता है यह कहां पर लगा हुआ होता है। तो अगर सेंट्रल एयर कंडीशनर सिस्टम की हम बात करते हैं, इसका जो कंडेंसर लगा होता है, सबसे पहला तो ये बाहर तो लगा हुआ होगा। ठीक है, तो ये पार्ट तो सही है, लेकिन इसे जो हम लगाते हैं ये कंक्रीट की स्लैब पर लगाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ए और बी दोनों ही पार्ट सही रहने वाले हैं। ठीक है, इसे बाहर लगाते हैं, कंक्रीट स्लैब पर लगाते हैं, यानी कि सी पार्ट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट में ब्लॉक एयर फ्लो टू द कंडेंसर यूनिट। कंडेंसर यूनिट की ओर हवा का प्रवाह कौन रोक सकता है। घास, जंगली घास, कौन रोक सकता है। सी ए एंड बी बोथ, ग्रास, वीड्स। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, डी कहता है नन, नाइदर ए नॉर बी। व्हाट में ब्लॉक्स। देखो भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इनका आंसर कर दोगे। ठीक है, ऐसे बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत कॉमन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही कारण हो सकते हैं भाई। कंडेंसर में जो फिन्स लगी हुई हैं, अगर इसमें घास फंस जाए या बीड्स फंस जाए, जंगली घास फंस जाए, तो दोनों ही केसेस से क्या हो सकता है। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर है वो कम हो सकता है। तो सी पार्ट क्या है दोनों के लिए। ठीक है, यानी कि ग्रास, बीड्स दोनों ही सही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच मटेरियल वुड यू यूज टू क्लीन द कंडेंसर कोयल। कमर्शियल कोयल क्लीनर, सोप एंड वाटर, ब्लीच एंड मिनरल वाटर, और डी कहता है एनी वन ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर ले जाओगे, कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। व्हाट मटेरियल वुड यू यूज टू क्लीन द कंडेंसर कोयल।
कंडेंसर कोयल साफ करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कमर्शियल कॉयल क्लीनर। ठीक है, वाणिज्यिक कॉयल क्लीनर, यानी कि ए पार्ट यहां पर बिल्कुल सही होगा। कमर्शियल कॉयल क्लीनर, वाणिज्यिक कॉयल क्लीनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल एसी सिस्टम में कंडेंसिंग यूनिट और एयर सर्कुलेशन सिस्टम स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका कंडेंसिंग यूनिट और एयर सर्कुलेशन सिस्टम, ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग लगे हुए हैं। ये दोनों सेपरेट होते हैं, यानी कि दोनों अलग अलग लगे हुए होते हैं। ठीक है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में वायु का अनुकूलन न हो पाना निम्न में से किसका कारण है? रेफ्रिजरेंट की कमी होना, प्रणाली में वायु का होना, इंसुलेशन लाइन का अव्यवस्थित होना। डी कहता है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर एयर की कूलिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, एयर कूलिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसके क्या कारण हो सकता है? रेफ्रिजरेंट कम है। ठीक है, दूसरा, अगर रेफ्रिजरेंट के साथ एयर मिल गई है, ठीक है, तीसरा क्या है? जो इंसुलेशन लाइन है, क्योंकि इंसुलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, अगर इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो तब भी कूलिंग रेट कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आपका जो बेसिक है उसी से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसमें अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो बच्चे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है या मशीन है, ये बहुत अच्छे से तभी काम कर पाती हैं जब इनकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रह पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि आपका मोबाइल भी अगर है, अगर ये ओवर हीट करता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हैंग करने लगेगा। इसी तरह कंप्यूटर है, लैपटॉप वगैरह हैं। ठीक है, तो अगर इनकी ओवर हीटिंग होती है तो इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती है उस पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इसी वजह से इंडस्ट्रीज में मशीनें अच्छे से वर्क कर पाएं, जो ह्यूमंस हैं वो अच्छे से कर पाएं, तो यहाँ पर भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं औद्योगिक एयर कंडीशनिंग। द टर्म इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एट लीस्ट सम कंफर्ट फॉर वर्कर्स इन अनफेवरेबल एनवायरमेंट एंड कंट्रोलिंग एयर कंडीशन सो दैट दे आर फेवरेबल टू प्रोसेसिंग सम ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स। ठीक है, तो जो अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा तापमान है, ठीक है, तो उस केस में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। लेकिन कंडीशन अगर आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है, अगर टेम्परेचर हम कंट्रोल कर लेते हैं या और भी चीज़ें हैं उसे हम कंट्रोल कर लेते हैं, ह्यूमिडिटी है, तो उस केस में आप अच्छे से काम कर सकते हो, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सकती है। चलिए, तो अगर हम बात करें एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज में, ठीक है, तो यहाँ पर भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बिल्कुल ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो फर्स्ट देखिएगा इसमें एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज, पर्यावरण प्रयोगशालाएं। द रोल ऑफ एयर कंडीशनिंग में वेरी फ्रॉम वन लेबोरेटरी टू द अदर। ठीक है, एयर कंडीशनिंग की भूमिका एक प्रयोगशाला से दूसरी प्रयोगशाला में भिन्न हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर सभी का अलग अलग रहेगा, ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकती है और कंडीशंस भी अलग हो सकती हैं, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी हमें इनका अलग अलग डिजाइन करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन वन लेबोरेटरी ए वेरी लो टेम्परेचर से -40°C में हैव टू बी मेंटेन टू टेस्ट सर्टेन इक्विपमेंट एट लो टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, मान लिया कोई लेबोरेटरी है, उस पर केमिकल्स हैं कुछ, आप उनकी टेस्टिंग करना चाहते हो और इनके लिए जो सुटेबल कंडीशन है वो -40°C की है। ठीक है, तो इस लेबोरेटरी में हमें इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा। अगर कोई दूसरी लेबोरेटरी है जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर रखना है उसमें ज़्यादा रखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी ये चीज़ें डिफरेंट रहने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रिंटिंग की, यानी कि छपाई की। तो यहाँ पर भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी इज ए मस्ट। छपाई उद्योगों में आर्द्रता का नियंत्रण जरूरी है। इफ ह्यूमिडिटी इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, द प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कर्लिंग और बकलिंग ऑफ पेपर और द फेलियर ऑफ द इंक। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं जिस वजह से अच्छे से छपाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को कंट्रोल करना है। तो अगर एग्जामिनर सीधा आपसे पूछता है कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आपको मेन चीज क्या कंट्रोल करके रखनी होती है, तो आपको ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता कंट्रोल करके रखनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कपड़ा उद्योग में भी यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, टेक्सटाइल के बाद आपका प्रिसीजन पार्ट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं अगर टेम्परेचर राइज करता है तो चीज़ें एक्सपेंड करने लगती हैं, बढ़ने लगती है। अगर डिक्रीज करता है तो उनका साइज कैसा करने लगता है, कॉन्टैक्ट यानी कि सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो प्रिसीजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज में भी आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। कंप्यूटर रूम्स स्पेशली। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जहां पर लगे होते हैं वहां पर हीट बहुत ज्यादा निकलती है। टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 20 to 23°C। कंप्यूटर रूम्स, इन कंप्यूटर रूम्स एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कंट्रोल करके रखता है। एयर कंडीशनिंग ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों वगैरह के लिए आप जानते ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर कंफर्टेबल जर्नी, प्लेन्स, ट्रेन, शिप्स, बसेस, कोल्ड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनी मीट्स, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेरिशेबल एंड अदर देयर। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बिल्कुल जरूरत होती है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एक बार आप पढ़ सकते हो इन्हें, बाकी इनके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि डीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। यहां से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएक्स की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइम। तो ये आपको याद रखना है कि डीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बहुत कॉमन सी चीजें हैं, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल थ्योरी है, एक बार आप रीड करिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको बता चुका हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ मैंने आपको वो भी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही रखेंगे और कल कोशिश करेंगे कि 2 आपके आसान से टॉपिक और कवर कर लें। ठीक है, और वेडनेसडे या थर्सडे तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पुरानी चीज़ें रिवाइज करते रहो, जो बेसिक मैंने कराया है उसे पढ़ते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और धीरे धीरे कोशिश करो कि आपका रिजल्ट इंप्रूव करता जाए। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में सेम टाइम पर।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। बाकी आज की क्लास हम इतना ही रखने वाले हैं। चलिए ठीक है, वेरी गुड। ठीक है शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद।